हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि हिस्ट्री ऑनर्स की कोर 2 का सेकंड चैप्टर है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने कोर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और कोर 2 हम पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री को। हिस्ट्री पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो हम पढ़ने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने कभी ना कभी तो अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक, या फिर अजाकियो बहुत जगह लिखा होता है, तो अजाकियो या अजासियो नामक नगर में हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। विश्व के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे विश्व के महान सम्राटों में से माना जाता है, का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका महाद्वीप के अजाक्यो शहर में हुआ था। नेपोलियन के माता पिता इटालियन मूल के थे। उसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। कुलीन श्रेणी का परिवार होते हुए भी उसके पास जमीन जायदाद का अभाव था। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था फ्रांस की क्रांति में कि कुलीन वर्ग उच्च वर्ग होता था, जिसके पास पर्याप्त धन और संपत्ति होते थे, परंतु कुलीन परिवार के होने के बावजूद भी उनके पास अधिक जमीन या जायदाद का अभाव था। नेपोलियन के पिता वकील थे। परिवार में 8 संतानें थी और आय के साधन सीमित थे। इस कारण कार्लो बोनापार्ट ने अपने 2 बड़े लड़कों को फ्रांस में शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। नेपोलियन का दाखिला ब्रियन के सैनिक स्कूल में भर्ती करा दिया गया। तो ये था नेपोलियन के बारे में इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। नेपोलियन का उदय और उसकी शक्ति में वृद्धि बहुत तेजी से हुई, साथ ही उसकी महत्वाकांक्षा में भी वृद्धि हुई, जिससे उसके प्रत्येक अवसर का लाभ उठाकर उन्नति की। यानी कि जब जब भी उसे मौका मिला अपने टैलेंट को दिखाने का, अपनी योग्यता को सिद्ध करने का, तो उसने हर संभव प्रयास किया, और यही कारण रहा कि आगे चलकर वह फ्रांस का शासक बन बैठा। तो इससे पहले कि हम कारण डिस्कस करें या आगे बढ़े, तो उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई थी, उसका हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था का। 1804 में जब नेपोलियन सम्राट बनता है, तो सम्राट बनने के बाद उसका अधिकांश समय जो होता है वो युद्ध में बीतता है। युद्ध में बीतने का कारण यह होता है कि उसकी महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ते जाती है। यानी कि वो पहले ऑस्ट्रिया को जीता है, फिर इटली को जीता है, फिर रूस को जीता है। इसके बावजूद भी उसकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती, और इंग्लैंड को भी जीतना चाहता है। इंग्लैंड, जो कि उस समय सारे राष्ट्रों का पर उसने जो शासन किया था, उसको भी जीतना चाहता है। तो हम कुछ उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं का ये डिस्कस करते हैं, जिसमें से आता है महाद्वीपीय व्यवस्था। तो महाद्वीपीय व्यवस्था बेसिकली क्या था कि महाद्वीपीय व्यवस्था, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ महाद्वीप से रिलेटेड होगा। तो उसने ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, रूस हो गया, इस पर तो उसने विजय हासिल कर लिया। लेकिन जब इंग्लैंड की बात आती है, तो क्योंकि इंग्लैंड पहले ही वो काफ़ी देशों पर शासक कर चुका था और काफ़ी बहुत ज़्यादा ही मजबूत था, तो उस पर अधिकार कर पाना उसके लिए इतना क्या बोल सकते हैं, इतना आसान नहीं था कि उसने युद्ध किया और अधिकार कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो इंग्लैंड पर अधिकार करने के लिए उसका क्या था, इंग्लैंड का जो नेवी था, यानी कि नौसेना था, वो काफ़ी मजबूत था, और इंग्लैंड की पूरी शक्ति जो थी वो समुद्र पे ही डिपेंड करती थी। तो समुद्र पे कैसे डिपेंड करती थी, तो इंग्लैंड जो था वो क्या हुआ था कि वहाँ बहुत सारे प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन, यानी बहुत सारी चीज़ों का जो आयात निर्यात होता था, वो इंग्लैंड से बहुत सारे जो उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या थी कि समुद्री रास्तों के द्वारा ही भेजी जाती थी अलग अलग देशों में, और आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी। तो क्या किया नेपोलियन ने, क्या किया कि उसके इर्द गिर्द के देशों को और अपने सहायक देशों को, सभी देशों को मना कर दिया, यानी कि नाकेबंदी कर दी कि उससे ना कोई सामान लेगा और ना ही उसको कोई सामान देगा, यानी कि उसको तटस्थ कर दो, ऐसा कह दिया। तो यही महाद्वीपीय व्यवस्था बेसिकली यही था कि उसने क्या किया था कि इंग्लैंड को अन्य देशों से तटस्थ करने का प्रयास किया था, जो कि उसमें वो सफल नहीं हो पाया था। आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्को अभियान। तो मास्को क्या है, रूस की कैपिटल है मास्को।
तो उसने क्या किया था कि रूस की ओर बढ़ने का जब उसने प्रयास किया, और वह जानता था कि बिना यानी कि अगर वो छोटी सेना लेकर जाएगा, और छोटी सेना कभी भी रूस के सामने टिक नहीं पाई है, तो उसने पहले क्या किया, अपनी पूर्ण सेना को तैयार किया, यानी कि 6 लाख से अधिक सेना को एकत्रित किया और रूस पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने के बाद तो रूस की हालत ख़राब हो गई, उसकी सेना मतलब ज़्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाई। लेकिन क्या हुआ कि इतनी बड़ी सेना को आखिर अब कब तक, अगर आप दूसरे देश में जा रहे हो तो वहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें मिलनी चाहिए। तो रूस के लोगों ने क्या चालाकी लगाई कि वो पीछे तो हटते गए, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने खेत खलिहानों को जलाना शुरू कर दिया, ताकि जो सेना है उसे खाना नहीं मिल पाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि जब उनके पास सारी चीज़ें समाप्त हो गई तो उन्हें खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाने लगी। इसके साथ ही क्या हुआ कि रूस के वेदर यानी कि मौसम, जो कि उसका ज़बरदस्त क्या वो स्ट्रांग पावर रहा है, जिसको कहते हैं कि एक होता है ना एक शक्ति, वो रहा है रूस के लिए। कि जैसे जैसे सेनाएं पीछे हटने लगी थी, रूस की सेनाएं पीछे हटने लगी थी, लेकिन उनका भी हालत ख़राब हो गया था नेपोलियन की सेना का। तो क्या हुआ कि 1812 में 1812 की ये बात है, जो रूस की सेनाएं थी वो पीछे तो हट ही रही थी, और जो नेपोलियन की सेना थी उस समय तक क्या हुआ, युद्ध के दौरान, युद्ध होते होते हुए भी ठंड आ गया था, और रूस के ठंड के सामने किसी भी सेना का टिकना वो संभव नहीं था। तो कड़ाके की ठंड होने के कारण क्या हुआ कि सेनाएं ठंड से मरने लगी, आधा तो भूख से मरने लगी, उनके घोड़े ठंड में उनके घोड़े जो थे वो भी मरने लगे थे। तो ये रूस के लिए प्लस पॉइंट बन गया। और रूस की सेनाएं जो पीछे हट रही थी वो सडनली उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, और ये आगे चलकर जो कि एक बहुत बड़ा पतन का कारण बना नेपोलियन का। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ये मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर दिया ताकि आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना हो। अगर मैं उसको, अगर जो भी टर्म आता है, जैसे कहीं महाद्वीपीय व्यवस्था आता है, तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली वो था क्या। अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन के उत्थान के कारण, यानी कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, उसकी स्कूलिंग कहाँ हुई, उस सैनिक स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई थी, ये सब हमने देखा। तो उसके उत्थान का कारण यानी कि उदय का कारण क्या रहा, कैसे वो लोगों के बीच आया, कैसे उसे इतनी प्रख्याति मिली। पहला है सैनिक सफलता। नेपोलियन की सैनिक योग्यता बड़ी विलक्षण और अद्भुत थी। उसे अपनी गरीबी का एहसास था। उसके साथ ही मिस्र से लौटकर शासन के प्रमुख सेनापतियों, संसद के प्रधानों, गुप्तचर तथा पुलिस प्रधान को अपने पक्ष में कर और डायरेक्टरों को जनता में बदनाम कर नेपोलियन ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि वो क्या था, सैनिक के रूप में सबसे पहले बात तो वो उभरा। उसके साथ ही विद्यार्थी अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। यही फ्रेंच छात्रों के साथ पढ़ते हुए अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने की उसकी इच्छा हुई। सैनिक शिक्षा समाप्त होने पर उसे 1785 ईस्वी में सेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट बना दिया गया, और बाद में क्रांति का विरोध कर उसने राजतंत्र के समर्थकों का विश्वास जीत लिया। तो बेसिकली हमने पीछे देखा कि वो मूल रूप से इटली मुल्क का था, बट इटली मुल्क का होने के बावजूद भी वो फ्रांस में आकर वो पढ़ाई कर रहा था। तो उसके जो साथी थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे, और इसी के साथ पढ़ते पढ़ते उसके मन में फ्रांस को अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने की इच्छा जागृत हुई। सैनिक शिक्षा समाप्त होने पर उसने 1785 में सेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट बना दिया गया। 1785 में उसे द्वितीय लेफ्टिनेंट बना दिया गया। बाद में क्रांति का विरोध कर उसने राजतंत्र के समर्थकों का विश्वास जीत लिया। तो क्रांति जो हो रही थी उसमें उसने भाग लिया और राजतंत्र के विश्वास को जीत लिया। इसके बाद टूलो से फ्रांसीसी जहाजी बेड़े को सुरक्षित निकालने के कारण उसे ब्रिगेडियर बनाया गया। टूलो से फ्रांसीसी जहाजी बेड़े यानी कि फ्रांसीसी जहाजी बेड़े जिसको घेर लिया गया था, और नेपोलियन ने उस पर काफ़ी योगदान दिया। नेपोलियन की वजह से उस बेड़े को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसी से खुश होकर उसे ब्रिगेडियर बना दिया गया। फिर नेशनल कन्वेंशन की भीड़ के आक्रमण से रक्षा करने के कारण उसे सेना का सेनापति बनाया गया। तो अगर आपने बुक रीड किया हो या फिर आप बुक रीड करोगे तो इसके बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा कि टूलो जो बंदरगाह था वहाँ पर फ्रांसीसी बेड़े को बंदी बना लिया गया था,
और नेपोलियन ने भले अपनी योग्यता का परिचय देते हुए वहाँ पर फ्रांसीसी जो जहाज था उसको बाहर निकाला था, जिस वजह से उसे ब्रिगेडियर बना दिया गया। फिर नेशनल कन्वेंशन के दौरान जो भीड़ थी वो आक्रामित हो उठी थी और क्या हो गया था कि लोग विरोध करने लगे थे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए नेपोलियन को, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भीड़ को कंट्रोल कर सके, तो नेपोलियन को जब भेजा गया तो उसने अपनी फिर से योग्यता का परिचय दिया और भीड़ को कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद उसे सेनापति बनाया दिया गया। दूसरा कारण था डायरेक्टरी शासन में उत्कर्ष। नेपोलियन ने लोकप्रियता प्राप्त करके और डायरेक्टरों के चरित्र, भ्रष्टाचार और अनिश्चित दशा तथा फूट की भलीभांति को समझकर स्वयं फ्रांस का शासक बनने की योजना बनाई। इसके अंतर्गत उसने इटली और ऑस्ट्रेलिया को जीतकर लोकप्रियता पाई और तथा भावी योजना के लिए भारी मात्रा में धन भी पाया। इससे नेपोलियन को लोकप्रिय शक्ति और धन भी मिल गया। तो हमने क्या देखा कि नेपोलियन ने लोकप्रियता प्राप्त करने और डायरेक्टरों के चरित्र, डायरेक्टर जो भ्रष्टाचार हुआ करते थे उनके बीच में आपसी फूट, मतलब कैसे वो लोगों को ये दिशाहीन कर रहे हैं, कैसे लोगों से मतलब उन पर शोषण कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इसका पता नहीं चल पा रहा। तो इन सभी चीज़ों को समझते हुए उसने क्या किया, योजना बनाया और वह स्वयं को शासक बनाने की उसने योजना बनाई। फ्रांस में गौरव की वृद्धि। नेपोलियन ने अपने महत्वपूर्ण विजयों से फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया। संपूर्ण यूरोप नेपोलियन की विजयों से आतंकित हो उठा और विदेशी राज्यों पर फ्रांस की धाक स्थापित हो गई। इन विजयों ने उसे इतना अधिक गौरवशाली बना दिया था कि जितना लुई 14वें के समय में भी ना हो पाया था। तो नेपोलियन की जो विजय थी, यानी कि लगातार वो विजय होता जा रहा था, इससे जो बाकी यूरोप के बाकी राष्ट्र थे वो आतंकित हो उठे, यानी कि वो उससे जलने लगे और उन्हें डर, इस बात का भय होने लगा कि भविष्य में संपूर्ण यूरोप पर फ्रांस का बोलबाला ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, नेपोलियन के खिलाफ जो थे वो मतलब एकजुट होकर योजना बनाने लगे। फ्रांस की शोचनीय दशा। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा देश में शांति स्थापित करने में असफल रही थी। व्यवस्थापिका तथा राष्ट्रीय सम्मेलन के आतंक ने फ्रांस की दशा को अत्यंत शोचनीय बना दिया था। डायरेक्टरी का शासन तो सबसे अधिक भ्रष्ट और निकम्मा था। अतः फ्रांस में ऐसे शक्तिशाली शासन की आवश्यकता थी जो देश की दशा को सुधारकर एक सशक्त एवं सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना कर सके। इस कार्य को पूरा करने की क्षमता नेपोलियन में पूर्ण रूप से विद्यमान थी, अतः उसका उत्थान होना एक स्वाभाविक बात थी। तो पहले फ्रांस की दशा हमने देखा बहुत ही बुरी थी और दयनीय थी, लेकिन फ्रांस को लगता था, यानी कि उसने जो कार्य किए, नेपोलियन ने जो भी कार्य किए, उससे फ्रांस के लोगों को यह विश्वास हो गया कि अगर फ्रांस को कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन है। फ्रांस की अराजकता ने नेपोलियन को सत्ता दिलाई। डायरेक्टरों के भ्रष्टाचार, दूरदर्शिता तथा उनके प्रशासन क्षमता के अभाव में नेपोलियन को डायरेक्टरी शासन को समाप्त करने का अवसर प्रदान किया। मिस्र से लौटकर शासन के प्रमुख सेनापतियों, संसद के प्रधानों, गुप्तचर और पुलिस प्रधान को अपने पक्ष में कर डायरेक्टरों को जनता में बदनाम कर नेपोलियन ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। छठा कारण है कुशल कूटनीतिज्ञ। नेपोलियन एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। अपनी इस योग्यता का प्रमाण उसने इटली की प्रथम विजय से दिया। उसने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया था कि वह राजाओं के साथ कूटनीतिक व्यवहार कर सकता है। उसने वेनिस का विभाजन कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उसे कूटनीतिज्ञ दक्षता के लिए चार्ल्स मैग्नी के समकक्ष माना जा सकता है, यानी कि चार्ल्स मैग्नी जो थे वो काफ़ी अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, तो उनके जैसा माना गया। साथ में पूर्व अवसर। नेपोलियन को अपने उत्थान के लिए 2 अवसर मिले थे: टूलो बंदरगाह पर अधिकार 1793 में और राष्ट्रीय सम्मेलन की सुरक्षा, नेशनल कन्वेंशन, जो अभी मैंने कहा कि उसमें भीड़ जो क्रोधित हो उठी थी करके उसने ख्याति प्राप्त कर ली। उसकी योग्यताओं ने फ्रांसीसियों का दिल जीत लिया। 8वां है महत्वाकांक्षा। नेपोलियन बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके असीमित महत्वाकांक्षाएं थे, लेकिन जिनके चलते वह शीघ्र ही सफलता के शिखर पर पहुंच गया। अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन ने सम्राट बनने के बाद क्या क्या सुधार किए। 1804 में वह स्वयं को सम्राट घोषित करता है, यानी कि सारी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद सम्राट बनाया गया उसे। तो क्या क्या उसने सुधार कार्य किए।
पहला है, जिस समय नेपोलियन के नेतृत्व में कुशल शासन प्रारंभ हुआ उस समय फ्रांस को अपने शत्रुओं से युद्ध करते हुए 10 वर्ष बीत गए थे। उस काल में किसी प्रकार की सुव्यवस्थित शासन प्रणाली का निर्माण नहीं हो पाया था। क्रांति ने पुरानी शासन प्रणाली को नष्ट कर दिया था। नेपोलियन ने सबसे पहले इस ओर ध्यान दिया और नेपोलियन के सुधार कार्य इस प्रकार है। पहला है स्थानीय शासन व्यवस्था। नेपोलियन की धारणा थी कि फ्रांस की जनता समानता के इच्छुक है, स्वतंत्रता की नहीं। अतः अपने शासनकाल में उसने केंद्रीकरण को अपनाया। उसने प्रांतों व जिलों से निर्वाचित सदस्यों को हटा दिया और उनके स्थान पर प्रीफेक्ट नियुक्त किए। प्रांत का अधिकारी प्रीफेक्ट कहलाता था, जबकि जिले का अधिकारी उप प्रीफेक्ट कहलाता था। उसको उसने वे सभी अधिकार दिए जो संविधान सभा द्वारा निर्वाचित समितियों को प्राप्त थे। छोटे कम्यून अधिकारी मेयर होता था और उसकी नियुक्ति प्रीफेक्ट करता था। जिन कस्बों की जनसंख्या 5000 से अधिक होती थी उनका मेयर स्वयं नेपोलियन नियुक्त करता था। पेरिस नगर का प्रबंध प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस के अधीन था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शासक बनने के बाद उसने सबसे पहले स्थानीय शासन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, जिसमें उसने क्या बताया कि जो फ्रांस के लोग हैं वो समानता के इच्छुक है, ना कि स्वतंत्रता की। क्योंकि अगर आपको अगर समान अधिकार मिल रहे हैं, आपको हर वर्ग में समान माना जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको स्वतंत्र फील होगा ही। लेकिन अगर आपको आपके अधिकार ही नहीं मिल रहा है, आपको समान नहीं माना जा रहा, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो आपको स्वतंत्र का भी फील होगा ही नहीं। कुछ इतिहासकारों ने नेपोलियन की इस व्यवस्था को अत्याचारपूर्ण एवं कठोर बताया है, लेकिन यह तो स्वीकार करना ही होगा कि शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से ये सुधार समयानुकूल तथा उचित थे। दूसरा है सार्वजनिक तथा जनहितकारी कार्य। उसने पेरिस को अत्यंत सुंदर नगर बनवा दिया। इसकी सड़कों को चौड़ा किया गया और जगह जगह पर उद्योग खोले गए। उसने पेरिस को सुंदर बाजारों एवं पुलों तथा मेहराबों से सुसज्जित किया। दूसरा, उसने पेरिस को फ्रांस की सीमाओं से जोड़ने के लिए अनेक सड़कों का निर्माण करवाया। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 229 नई सड़कें बनवाई गई। सारे देश में अनेक पुल व बांध बनवाए गए। तीसरा, पेरिस में एक अजायब घर खोला गया जिसमें विदेशों से लाई हुई बहुमूल्य वस्तुएं रखी गई, बोले तो म्यूजियम खोला गया। फोर्थ है, रोम, फिलान, ट्यूरिन व नेपल्स इत्यादि नगरों को पेरिस से मिलाने के लिए अनेक सड़कें बनवाई गई। पांचवा है, बेकार भूमि को कृषि योग्य बनवाया गया तथा दलदलों को साफ करवाकर कृषि योग्य भूमि बनाया गया। यह भूमि किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई गई। सिंचाई के लिए नवीन साधनों को जुटाया गया जिससे कृषि की हालत पहले से अच्छी हो गई। जल सेना की सुविधा के लिए बंदरगाहों को चौड़ा किया गया। तीसरा है आर्थिक सुधार। नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्थिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। क्रांतिपूर्ण फ्रांस की कर व्यवस्था बहुत ही अव्यवस्थित तथा अन्यायपूर्ण थी। नेपोलियन ने कर व्यवस्था में सुधार किए। कर नियमित रूप से सरकारी कर्मचारियों द्वारा वसूल किया जाने लगा। 1800 में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। 3 वर्ष के बाद इस बैंक को नोट जारी करने का भी अधिकार मिला। उसने फ्रांस के व्यापार वाणिज्य को उन्नत बनाया। फोर्थ है समानता का सिद्धांत। नेपोलियन ने सामंत तथा चर्च के विशेषाधिकारों का अंत कर समानता के सिद्धांत को कायम रखा। उसने इस सिद्धांत को मानते हुए नौकरियों के द्वार सभी नागरिकों के लिए खोल दिए। इस विषय में योग्यता को ही मापदंड रखा गया। यहाँ तक कि पुराने राजतंत्रों के भक्तों, जेकोबिनों तथा जिंदुदिस्ट दल के लोगों के साथ भी समानता का व्यवहार किया गया। सामंत वर्ग के लोग व पादरी जो क्रांति के समय देश छोड़कर भाग गए थे, उन्हें वापस आने की आज्ञा दी गई तथा उनकी शेष संपत्ति उन्हें वापस कर दी गई। क्रांतिकाल में पादरियों के विरुद्ध बने कानून भी शिथिल कर दिए गए। यानी कि हर वर्ग को उसने समान नज़रों से देखा और जो नौकरी के लिए उसने योग्यता को ही सर्वोपरि रखा। पांचवा है शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन की सत्ता में आने से पूर्व शिक्षा धर्माधिकारियों के नियंत्रण में थी। वह जानता था कि शिक्षा के क्षेत्र में धर्माधिकारियों का प्रभाव सर्वथा विनिष्ट किया जाना चाहिए। विनिष्ट करना एक कठिन कार्य है। अतः प्राथमिक शिक्षा तो उसने
चर्चों के अधीन ही रहने दी। माध्यमिक शिक्षा के लिए उसने नवीन ढंग से लाइसे नामक स्कूल खोले। उनमें प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किए जाने लगे। पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को अधिक महत्व दिया गया। छात्रों में सैनिक अनुशासन प्रचलित किया गया। नेपोलियन ने उद्योग व व्यवसाय को भी पर्याप्त महत्व दिया, अतः शिक्षा का स्वरूप वैसा ही बनाया गया। उसने प्रयोगात्मक शिक्षा का प्रबंध किया, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने काफ़ी सुधार किए। पहले जो शिक्षा का अधिकार यानी कि शिक्षा की जितनी देख रेख थी वो पादरी वर्ग के लोग ही करते थे और धर्म अधिकारियों के प्रभाव में था। लेकिन उसने क्या किया, उन्हें बस प्राथमिक जो शिक्षा थी वो उनके अधिकार में रहने दी और बाकी उसने लाइसे नामक स्कूल खोले माध्यमिक शिक्षा के लिए। आगे हम देखेंगे नेपोलियन का पतन। नेपोलियन के पतन के अनेक कारण थे। तो पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी, यानी कि एक्सेस दैन लिमिट एवरीथिंग इज़ बैड। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी वो हानिकारक ही होता है। तो अति महत्वाकांक्षी। नेपोलियन का संपूर्ण जीवन महत्वाकांक्षाओं से भरा था। वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। 1793 में वह उप लेफ्टिनेंट बना। टूलो बंदरगाह की विजय के कारण ब्रिगेडियर बना। 1795 में नेशनल कन्वेंशन की रक्षा कर प्रमुख सेनापति बना तथा ऑस्ट्रेलिया इटली को पराजित कर डायरेक्टरी को समाप्त कर सत्ता पर अधिकार किया। फिर उसने संपूर्ण यूरोप को अपने अधीन बनाया, परंतु इंग्लैंड पर अधिकार की उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अनेक युद्ध करने के लिए तत्पर बना दिया। अपने इस आकांक्षा के चलते वह संपूर्ण यूरोप का शत्रु बन गया और सभी के संयुक्त प्रयास से वह पराजित हो गया। यानी कि इंग्लैंड पर विजय पाने के लिए जब उसने आगे कदम बढ़ाया तो क्या हुआ कि इंग्लैंड एक तरफ हो गया। उसने सभी राष्ट्रों से आग्रह किया कि वह इंग्लैंड को तटस्थ कर दे, लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया। सभी राष्ट्र मिलकर नेपोलियन के खिलाफ ही हो गए। दूसरा है महाद्वीपीय व्यवस्था का दुष्परिणाम। तो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था एक प्रबल राष्ट्र इंग्लैंड के विरुद्ध थी। यह योजना बुरी नहीं थी एवं अपने आप में अद्वितीय थी, परंतु यह परिस्थितियों को देखते हुए उस समय के लिए अव्यावहारिक थी। इस व्यवस्था के कारण ही नेपोलियन एक के बाद एक आक्रमण एवं निरंतर युद्धों में उलझता चला गया। इसके कारण फ्रांस के जनधन की हानि हुई और नेपोलियन की शक्ति का अंत हो गया। तीसरा है नेपोलियन के त्रुटिपूर्ण अनुमान तथा स्वयं पर भरोसा। नेपोलियन के व्यक्तित्व का दोष अत्यधिक कार्य त्रुटिपूर्ण अनुमान एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान समझना था। उसने मानव जीवन की शक्ति की सीमाएं तोड़कर कार्य किए थे। आयु के साथ शक्ति का क्षीण होना स्वाभाविक है। नेपोलियन ने कुशल नेतृत्व, इच्छा शक्ति एवं विलक्षण बुद्धि का उपयोग कर संसार को चकित कर दिया था, परंतु उसके पतन का कारण मास्को अभियान के बाद उसकी थकान और उसकी शरीर थी। चौथा है साम्राज्य का एक व्यक्ति पर निर्भर होना। नेपोलियन का विशाल साम्राज्य उसकी प्रतिभा से निर्मित हुआ था। यह एक व्यक्ति की कृति थी, अतः यह साम्राज्य एक ही व्यक्ति के जीवन एवं मरण पर अवलंबित था। यानी कि टोटली वहाँ जो क्या थी, वहाँ जो लोग थे वो नेपोलियन को ही अपना जो भगवान समझने लगे थे और वे टोटली उसी पर निर्भर थे। पांचवा है निरंतर युद्ध। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने 1804 से लगभग प्रतिवर्ष निरंतर संघर्ष किए। उसने राष्ट्रों के साथ दो बार या कुछ के साथ तो अनेक बार युद्ध किए। ऑस्ट्रिया तो 1798 से ही नेपोलियन से संघर्ष कर रहा था। इनमें से अनेक युद्ध नेपोलियन की प्रतिष्ठा और सैनिक शक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। इन युद्धों में नेपोलियन की शक्ति क्षीण होती चली गई, जिससे मित्र संघ उसे पराजित करने में सफल हो गया। छठा है इंग्लैंड की जल शक्ति। नेपोलियन कभी अपने बेड़े को इतना शक्तिशाली नहीं बना पाया कि इंग्लैंड का समुद्र में मुकाबला कर सके। 1799 में मिस्र से लौटते समय और ट्राफलगर के युद्ध में नेपोलियन नेल्सन से पराजित हुआ तथा पुर्तगाल में वेलिंगटन ने 1808 में नेपोलियन से अपनी रक्षा समुद्र में जाकर ही की थी। नेपोलियन इंग्लैंड को पराजित करने में अथवा इंग्लिश चैनल पर अधिकार करने की लालसा को पूरा करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों पर इंग्लैंड से माल ना मंगाने के लिए दबाव डालने लगा। अतः अनेक युद्ध हुए तथा नेपोलियन का अंत में भूमि पर ही पराजय हुआ। सातवां है मास्को अभियान। सन 1812 में रूस पर आक्रमण या मास्को अभियान उसके जीवन की एक बहुत बड़ी भूल थी। मास्को अभियान की जनहानि फ्रांस पूरी नहीं कर सकी। इतिहास गवाह है कि जर्मनी के हिटलर ने भी यही भूल कर स्वयं को बर्बाद कर दिया था। मास्को अभियान भूल को स्वयं नेपोलियन ने स्वीकार किया था। मास्को से असहाय अवस्था में लौटते ही उसके शत्रु उसके नाश के लिए संगठित होकर कृतसंकल्प हो गए थे। आठवां है नेपोलियन के धार्मिक सुधार व पोप के साथ उसका व्यवहार।
नेपोलियन ने अपने शासनकाल में जो धार्मिक नीति अपनाई वह वास्तव में प्रशंसनीय एवं देश के हित में थी, लेकिन इसके बाद उसने पोप से संबंध बिगाड़ लिए। राज्याभिषेक के अवसर पर उसके हाथ से ताज भी धारण नहीं किया। उसके राज्य भी को उसने अपने अधीन कर लिया, यहाँ तक कि रोम को भी उसने नहीं छोड़ा। उसकी इस नीति से पोप का नाराज होना स्वाभाविक था। पोप के नाराज होने से यूरोप के समस्त कैथोलिक भी उससे नाराज हो गए। पोप जो चर्च का हेड हुआ करते थे, तो उसने क्या किया, दुश्मनी मोल ले लिया। उसने उनसे रिश्ते खराब कर लिए और अपनी राज्याभिषेक के समय भी उसने ताज धारण उनसे नहीं करवाया था, जिसकी वजह से काफ़ी दोनों में अनबन हो गई और पोप जो थे वो नेपोलियन से नाराज हो गए। 9वां है नेपोलियन का अंत। नेपोलियन का अंत कैसे हुआ? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू का युद्ध जिसमें एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट में बहुत सारे राष्ट्र मिलकर लड़ रहे थे। तो अंततः नेपोलियन की हार हो जाती है वाटरलू के युद्ध में। 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना लिया। 6 वर्षों के अंत में वहां उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उसे संख्या का विष देकर, कोई विष का नाम है, विष देकर मार डाला। तो 1805 में उसने ऑस्ट्रिया विजय प्राप्त किया था। 1806 में प्रसा पर विजय प्राप्त किया था। 1807 में रूस को परास्त किया था। 1805 में ही ट्रैफलगर का युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और अंततः 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन का अंत हो गया, यानी कि नेपोलियन की हार हुई थी और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था बंदी बनाकर, जहाँ 6 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने, हाँ, एक और पॉइंट था कि नेपोलियन की आचार संहिता। तो नेपोलियन की संहिता कहा जाता है एक, तो जब नेपोलियन 1804 में सम्राट बना, तो सम्राट बनने के बाद ही उसने एक संहिता लागू की थी। और वो संहिता ये था कि जो भी विशेष अधिकार, जन्मोसिद्ध विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन्हें समाप्त कर दिए जाए। सभी वर्ग को समान अधिकार दिए जाए और समानता की नज़रों से देखा जाए। तो ये जो उसने लागू किया था समान, यानी कि उसने स्वतंत्रता को नहीं बल्कि समानता को सर्वोपरि रखा और समानता को ही पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया। कोई भी वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, कोई भी स्टेटस ना हो देश में, और सभी को समान दर्जा दिया जाए, समान अधिकार दिए जाए, यही उसकी पहल थी। तो इसी को नेपोलियन के संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1804 में उसने सम्राट बनने के बाद लागू किया था।